हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जोली द डेथ स्टोरी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको यहां नई नई और तरह तरह की हॉन्टेड भूतिया कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस कहानी को विस्तार में जानने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल जोली द डेथ स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम सुशांत सिंह है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे काम ना मिलने की वजह से मैं अपने बुआ के पास, जो कि राजस्थान में रहती हैं, उनके पास जा रहा था। जैसा कि मेरे बुआ के लड़के, जिनका नाम सुमित था, उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारे लायक एक काम यहाँ देख रखा है, जिसके चलते मैंने अपना सारा सामान वहाँ जाने के लिए पैक कर लिया और शाम 6 बजे वाली बस से मैं वहाँ निकलने वाला था, जिस वजह से मैं आधा घंटा पहले ही बस स्टैंड पर पहुँच गया और वहाँ बैठकर बस आने का इंतजार करने लगा। लेकिन मुझे वहाँ बैठे हुए बहुत टाइम हो गया, लगभग 8:30 बज चुके थे, लेकिन कोई एक भी बस बाहर जाने के लिए वहाँ पर नहीं आई। राजस्थान मेरे गांव से बहुत ही ज्यादा दूरी पर था, जिसके चलते मैं और इंतजार वहाँ नहीं कर सकता था, जिसके चलते मैं तुरंत वहाँ से HR ऑफिस में चला गया और वहाँ के HR से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि उड़ीसा को जाने वाली अभी एक लास्ट बस बची हुई है, लेकिन बस स्टॉप पे पहुंचने से पहले ही उसका एक टायर फट गया, जिसके कारण उसे अभी यहां आने में आधा घंटा टाइम लगेगा। इतना सुनकर मैं वहीं पर बैठ गया और बस आने का इंतजार करने लगा। अभी थोड़ी देर बीता ही था कि तुरंत बस वहां पर आ ही गई। अब तक रात इतनी हो चुकी थी कि पूरे बस स्टैंड पर अंधेरा छा गया था और इधर उधर बस इक्का दुक्का इंसान ही नजर आ रहे थे, जो कि मेरे साथ ही उस लास्ट बस में इधर उधर जाने वाले थे, जिसके चलते मैं उस बस में बैठ गया और कुछ टाइम बाद वह बस वहां से निकल पड़ी। बस के अंदर मौजूद सभी पैसेंजर अपने फोन पर लगे हुए थे। उस बस के अंदर मैं ही एक अकेला ऐसा इंसान था जो एक ही सीट पर अकेला बैठा हुआ था। बस कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने पॉकेट से फोन निकाला। पूरी सीट खाली होने के कारण मैं वहीं सीधा लेट गया और अपने एक बैग को अपनी गर्दन के नीचे लगा लिया और लेटकर वहीं पर मूवी देखने लगा। अब तक रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और लगभग 11:30 बजे का समय हो चुका था, जिसके चलते मैं वहां से खड़ा हो गया और बस की खिड़कियों से झांकते हुए इधर उधर देखने लगा कि कहीं मेरा बस स्टॉप पीछे तो नहीं छूट गया, क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया था। अंधेरा बहुत ज़्यादा होने के कारण मुझे वहाँ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके चलते मैंने सुमित को फ़ोन मिलाना उचित समझा। कुछ देर तक सुमित ने मेरी कॉल को अटेंड नहीं किया, जिसके चलते मैं वहीं सीट पर बैठ गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि अब मैं यहाँ इतनी रात को कहाँ रुकूंगा। मुझे तो यहाँ किसी के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं है। मैं इतना सोच ही रहा था कि तुरंत मेरे फोन की बेल बजने लगी। देखने पर पता चला कि वह फोन सुमित का ही था। जैसे ही मैंने अपना फोन कान की ओर लगाया और सुमित को बताने लगा कि भैया मैं तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ, यहाँ पर एक नीला कलर का बोर्ड है, जिस पर सुमित कुछ अच्छे से नहीं समझा और वह मुझसे कहने लगा कि ऐसा करो, तुम फोन बस ड्राइवर को दो, मैं उसे सारी बात समझा दूंगा और तुम वहीं उतरकर मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें वहीं से लेने आ जाऊंगा। जिसके चलते मैंने बस ड्राइवर को फोन दे दिया
अभी उस बस ड्राइवर ने सुमित से बात की थी कि तभी वह बस ड्राइवर मेरी तरफ घुर्राने लगा और मुझे फोन देते हुए यह भी कहने लगा कि तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या। लेकिन मैंने यह सोचकर उसकी बात को इग्नोर कर दिया कि क्या पता रात के टाइम पी रखी हो, और दोबारा से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। हवा को चीरती हुई वह बस एक बड़े ही जंगल को पार कर रही थी। अब तक रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था, जिसके चलते इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी कुछ किलोमीटर की दूरी पर वह बस चली ही थी कि बस ड्राइवर ने अचानक से उसी जंगल के बीच बस को रोक दिया और मेरी तरफ इशारा करते हुए अपने पास बुलाने लगा। जैसे ही मैं उसके पास गया वह मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा बस स्टॉप आ गया है, अब तुम उतर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ पर चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा छाया हुआ था, जिस पर मैं उससे कहने लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ मैं कैसे उतर सकता हूँ। जिस पर उसने मुझे जवाब दिया कि मुझे तुम्हें यहीं पर उतारने के लिए बोला है, जिसके चलते मैं वहीं पर उतरने लगा। साथ ही वह मुझसे कह रहा था कि हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि तुम कल का सूरज देख लो, और इतना कहकर वहां से बस लेकर निकल गया। अब मैं उस जंगल के अंदर अकेला खड़ा हुआ था। चारों तरफ वह डरावने पेड़ और अंधेरे के अलावा वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते मैंने सोचा क्या पता यही वो रास्ता हो, और भैया ने तो वैसे भी बोला था कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आ जाऊंगा, जिसके चलते मैंने सुमित को फोन करने के लिए अपनी पॉकेट से फोन निकाला ही था। देखने पर पता चला कि फोन के अंदर एक भी नेटवर्क नहीं था, जिसके चलते मेरी चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। कुछ देर तक मैं वहीं ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन वहां पर बैठे हुए मुझे अब तक रात के 1:30 बज चुके थे, लेकिन फोन में एक भी सिग्नल नहीं था। इधर उधर नजर घुमाने के बावजूद भी मीलों दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल मैं अकेला उस सुनसान रास्ते में खड़ा था। मुझे अब बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन कोई भी आता जाता वहां से मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था जो मेरी मदद कर सके। जिस पर मैंने सोचा कि अब मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अभी बस यही सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे एक लाइट नजर आई, जो कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी सी दुकान हो, जिसे देखने के बाद मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और साथ ही यह भी सोच लिया कि वहां जाकर मुझे क्या पता कुछ मदद मिल सके। और तभी मैं उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन चलते चलते अब मुझे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, और जितना ही मैं उसके पास जाने की कोशिश करता वह इतना ही मुझसे दूर जा रही थी, जिसे देख मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और वहां से भागने लगा। कुछ देर बाद वह दुकान वहां से गायब हो गई। उसे गायब होता देख मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और वहीं पर डर से कांपने लगा। अब तक मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि यकीनन यहाँ किसी काली शक्ति का साया है, और तुरंत मुझे उस बस ड्राइवर की बात याद आने लगी जो मुझे बस से उतरते हुए कह रहा था। लेकिन अब मेरे पास वहां से बचने के लिए कोई भी चारा नहीं था, जिसके चलते मैं वहीं पर रोता हुआ बैठ गया। मैं उस घने जंगल के बीच अकेला रो ही रहा था कि अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखने के लिए पीछे की तरफ गर्दन घुमाई तो वहां पर कोई नहीं था। लेकिन उस दृश्य ने मुझे इतना ज्यादा डरा दिया कि मेरे पास मरने के अलावा कोई भी विचार दिमाग में आ ही नहीं रहा था, और मैं यह पक्का सोच चुका था कि आज मैं नहीं बचने वाला। लेकिन किसी भी तरह हिम्मत करते हुए मेरे पैर वहां से भागने लगे, लेकिन बहुत ज्यादा भागने के बाद मैं उसी जगह पर बार बार आ रहा था जहां से मैंने भागना शुरू किया था। अब तक मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल ही बंद हो गया और मैं बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला वहां पर
कोई नहीं था और मैं रोते हुए उसी जगह पर खड़ा हो गया कि तभी अचानक से मेरे पीछे से एक आवाज आई जो कि एक लड़की रो रही थी। और जैसे ही मैंने उसे देखने के लिए पीछे की तरफ गर्दन घुमाई, मेरा शरीर वहीं पर पूरी तरह से जम गया, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही भयानक सा चुड़ैल का चेहरा था जो कि मेरी तरफ घूर रहा था, जिसे देखने के बाद मेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ गया और मैं वहीं पर गिर गया। मैं अभी सड़क पर गिरा ही था कि अचानक से मेरे चारों तरफ बहुत सारी चुड़ैल आ गई जो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हवा में उड़ रही थी, जिन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और बहुत जोर जोरों से हंस रही थी। उनका भयानक सा चेहरा, लंबे लंबे बाल और चाकू से भी नुकीले नाखून मुझे बहुत ही ज्यादा डरा रहे थे। अब तक मैं पूरी तरह से पसीनों में नहा चुका था, जैसे किसी ने मेरे ऊपर 4-5 बाल्टी पानी डाल दिया हो। लेकिन तभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मेरे बैग के अंदर जो कुछ भी भगवान की चीजें थी जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, उन्हें मैंने अपने बैग से निकाल लिया और अपनी चारों तरफ रख लिया और साथ ही साथ मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा था, जिसके चलते वो चीखें भी अब मुझे सुनाई देना बंद हो गई और वो काली शक्तियां भी मेरे ऊपर से हट गई। लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया, तब तक वहां पर कोई नहीं आया। अब तक सुबह के 5 बज चुके थे और एक ड्राइवर अपनी बस लेकर वहां से गुजर रहा था, जिसे मैंने वहीं पर रोक लिया। उसके अंदर बैठकर मैं अगले गांव में ही उतर गया और अब तक मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी आ चुके थे, जिसके चलते मैंने अब सुमित को फ़ोन कर वहीं पर बुला लिया। मैं अभी एक होटल के अंदर चाय पी रहा था कि अचानक से तभी सुमित मेरे पास आ गया, जिसे देखकर मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुना दी और कुछ देर बाद अपने साथ बीती हुई उस रात के बारे में बता दिया, जिस पर सुमित मुझसे सॉरी मांगने लगा और साथ ही वह यह भी कह रहा था कि मुझसे बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ज्यादा नींद के कारण मैंने अगले पुल की बजाय पिछला पुल ही उसे बता दिया, जिस पर बहुत सारी आत्माएं वहां पर रहती हैं, क्योंकि बहुत साल पहले ही एक पूरा परिवार वहां पर खुदकुशी करके मर चुका था, जिसके चलते वहां 12 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। लेकिन सुशांत के चतुराई दिमाग की वजह से वह आज बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी। और साथ ही हमारी आपसे एक विनती यह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे आपके लिए वीडियो बनाने का मनोबल हमारे लिए ऐसा ही बना रहे और ऐसी ही तरह तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और तुम्हारे द्वारा भेजी गई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।